हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास का सबसे बेसिक टॉपिक अपना चल रहा है सेल वाला। और उसमें अपन ने सेल के जो फीचर्स हैं, सेल थ्योरी है, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। फिर अपन आए थे सेल के टाइप्स के ऊपर। तो देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेल: प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मेसोकैरियोटिक जो सेल है उनके बारे में डोज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था इनके बारे में कि ये ऐसी सेल हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक करैक्टर भी मिलेगा आपको और यूकैरियोटिक भी मिलेगा। वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। अभी आपके सामने ये 2 टाइप की सेल जो है वो रखी है, डायग्रामेटिकली दिया हुआ है। एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाई है जिसमें बैक्टीरियल सेल को लिया अपन ने, और दूसरी यूकैरियोटिक सेल जिसमें प्लांट सेल को लिया अपन ने, ठीक है ना। प्लांट और एनिमल जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, तो उसमें भी मैंने प्लांट सेल को लिया है। तो इन सेल्स के करैक्टर पढ़ेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंसेज हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो 1 बाय 1 वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल अगर अपन देखें तो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। तो देखिए बेटा, ये तो बाहर की ओर तो सेल वॉल है, लेकिन ये अंदर की ओर देखिए मैंने लिखा CM यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है, तो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम मिलेगा किसके अंदर? SMS इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो अंदर की ओर एक ही चेंबर होगा, यानी कि सिंगल कंपार्टमेंट है, ठीक है, सिंगल बॉक्स है ये। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मिलेगा आपको। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब देखिए, एक रेड कलर के अंदर मैंने दिखाया है इसको, ये जो लाइन जा रही है ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटोप्लाज्म, तो एक कंपार्टमेंट तो ये बन गया, और एक इसके बाहर की ओर बन गया जिसको अपन साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में तो अपने को क्या मिला? सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। और यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। किसके केस में? यूकैरियोट्स के केस में सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे उपस्थित है। इज दिस क्लियर? तो पहली चीज़ जो अपने को ध्यान में रखने की, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म या सेल्स उनकी जो होती हैं वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है उनमें। एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस दूसरा जो है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखिए सेल के सबसे बाहर की स्ट्रक्चर से अपन बात करते हैं। तो सबसे बाहर की ओर यहाँ पे जो रेड कलर में दिखाया गया है ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सेल वॉल जो है प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये मैं किसके नाम ले रहा हूँ? जो प्रोकैरियोट सेल है उनका। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जैसे बैक्टीरिया जो है उनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन पॉलीसैकेराइड्स और स्ट्रेंथनिंग एजेंट के रूप में म्यूरिन की बनी होती है। किसके केस में? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स के केस में पूछा जाए तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एनिमल सेल जो होती है उसके बाहर की ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एक तो ये ध्यान में रखना आपको। बाकी यूकैरियोट्स में एक आता फंजाई, उस फंजाई के अंदर सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ प्लांट्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके अंदर ये बनी होती है बेटा सेलुलोज प्लस पैक्टिन, पैक्टोसेलुलोज की। तो सेल वॉल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्टर भी आ गया। प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी हुई है, यूकैरियोट्स में किसकी बनी हुई है, और ये डिफरेंस भी आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स काइटिन, इन केस ऑफ फंजाई, और प्लांट्स के केस में सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला जो सेल वॉल के बाद में अगला जो करेक्टर है
वो है सेल मेम्ब्रेन, दिस वन, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर में। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी विड्थ, चौड़ाई 45 एंगस्ट्रॉम तक होगी, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम विड्थ होगी, किसके केस में? यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है। नंबर 2, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही मेन कंपोजिशन जो होगा वो लिपिड प्लस प्रोटीन होंगे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन्स की। लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा? स्टेबलाइजर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो मैट्रिक्स की तरह होती है, ठीक है ना, फ्लूइड मैट्रिक्स की तरह होती है। ये लाइन जो दिखा रहे हैं उसकी तरह कोई दीवार नहीं होती है, फैली हुई एक फ्लूइड परत है, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसको स्टेबलाइज का मतलब यहीं पे बनाए रखने का काम जो करता है वो कौन होता है? स्टेबलाइजर, स्थिर करने वाला। तो स्टेबलाइजर दोनों के अंदर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अगर अपन देखें तो यूकैरियोट्स के केस में कोलेस्ट्रॉल जो है डेरिवेटिव ऑफ लिपिड जिसको अपन कह रहे हैं वो क्या होगा? स्टेबलाइजर होगा। जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स के केस में स्टेबलाइजर जो है वो ये नहीं होकर के टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो ये डिफरेंस आ गया किसके अंदर? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो वी हैव टू बी रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर? दूसरा आप क्या देख रहे हैं बेटा? ये जो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर देखिए ये फोल्ड्स देख रहे हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो फोल्ड्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम का मतलब जो रेस्पिरेशन के अंदर काम में आने वाले एंजाइम, जो रेस्पिरेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनको अपन मीजोसोम कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम? मीजोसोम। यहाँ पे आप देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये फोल्ड्स जिनको आप मीजोसोम कह रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मीजोसोम्स की जो प्रेजेंस है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? प्रोकैरियोट्स के अंदर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मिल रहे हैं? इसका मतलब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित हैं। कौन सी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं? मीजोसोम, जो फोल्डिंग्स हैं अंदर की ओर, ये देखिए। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी एंजाइम उपस्थित नहीं है। यू विल नॉट सी द एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। कारण इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स आप जानते हैं कि हमारी सेल्स के अंदर पावर हाउस या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के रूप में कौन उपस्थित है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स यहाँ पे हैं जिनको आप मीजोसोम कह रहे हैं, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर फोल्डिंग्स हैं इनके द्वारा एक मदद और की जाती है। और वो क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए डुप्लीकेशन होने के बाद डीएनए का ट्रांसफर करने में ये मदद करते हैं। ऐसी कोई मशीनरी आपको कहाँ पे नहीं मिलेगी? इन केस ऑफ यूकैरियोटिक्स जो है वो आपको ये ऐसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी कि जो डीएनए का ट्रांसफर करवाने में मदद कर रही हो। कहाँ से? एक पर्टिकुलर जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जब ये बैक्टीरिया का सेल डिवाइड होगा तो इस पर्टिकुलर डीएनए कंटेंट को दोनों सेल्स के अंदर बनने, डिवीजन के बाद में बनने वाली दोनों सेल्स के अंदर क्या करने वाला? इनहर्ट करने वाला, ट्रांसफर करने के अंदर मदद करेगा कौन? मीजोसोम। जबकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इस प्रकार की कोई फंक्शनिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। कहाँ पे? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स के केस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं।
तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं ये लैमेली बनाती हैं, और उन लैमेली के अंदर पिगमेंट्स का ग्रुप होता है, ये पिगमेंट्स हैं बेटा, जिनको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है ना, व्हाट वी कॉल देम क्रोमेटोफोर, और लैमेली की सरफेस के ऊपर वो पाए जाते हैं। तो ये लैमेली जैसी स्ट्रक्चर भी आपको किसके अंदर मिलेगी, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मिलेगी, पिगमेंटेड पर्टिकुलर लैमेली जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एनिमल सेल में तो फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता, लेकिन अगर अपन एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जो प्लांट हैं उनकी बात करें तो उनमें पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक स्पेसिफिक डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको आप क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पे पिगमेंट्स पाए जाएंगे, या साइनोबैक्टीरिया तक जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है उनके सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिनको आप लेमिली कहेंगे। उन लेमिली के आंतरिक सरफेस पे, जो अंदर वाली सतह है, उसके ऊपर ये पिगमेंट्स मिलेंगे। क्लियर है। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, जो डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर आप साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनिल नहीं देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी संरचनाएं यहाँ पे नहीं है। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट, उसके अंदर क्या नहीं मिलेगा बेटा आपको, मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनिल, झिल्ली वाले कोशिकांग, मेम्ब्रेन वाले। देखिए इसमें मेम्ब्रेन है, इसमें बाहर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनिल नहीं मिलेंगे। किसके केस में, प्रोकैरियोट्स में। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनिल पाए जाते हैं। हाँ, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल, जैसे ये राइबोसोम है यहाँ पे 70S टाइप का, वो आपको मिलेगा। तो राइबोसोम तो यहाँ पे उपस्थित है। राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम उपस्थित है, और वो कौन से टाइप का होता है ये आपको ध्यान में रखना है, 70S। एस क्या है ये आगे भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्वेडबर्ग यूनिट है, या सेडिमेंटेशन यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। हम राइबोसोम को एक प्राप्त करने का सेल से तरीका है, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टेक्निक को डेवलप किया था, उसके आधार पे उसको 70S टाइप का कहा गया। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको जो टाइप ऑफ राइबोसोम मिलेगा, मेन राइबोसोम 80S होगा, इसके अलावा 70S और 55S ये राइबोसोम भी मिलेंगे। कैसे, 80S तो मेन राइबोसोम है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी ऐसी स्ट्रक्चर है जिनके पास खुद का DNA होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है, ठीक है ना। यूकैरियोट्स की एक विशेषता है ये। तो इनमें जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा, लेकिन सेल में जो पाया जा रहा है मेन, वो कौन सा है, 80S। और यहाँ पे मेन राइबोसोम कौन सा है, 70S। 70S यूकैरियोट में होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिल्स में पाया जाएगा। कौन से ऑर्गेनिल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, मेमल्स के अंदर मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, 55S। तो एक्सेप्शनली ये भी आपको ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर। और अपन डिफरेंसेस आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के करैक्टर भी चल रहे हैं अपने। और अब देखिए यहाँ पे जो DNA है वो नेक्ड है, और कैसा है, देखो बेटा मैंने सर्कुलर बनाया है। यहाँ पे जो DNA है वो कैसा है, लीनियर है। देखिए सीधे बनाए हैं यहाँ पे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA कैसा होगा, DS DNA बैक्टीरियल सेल में है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंड, देखिए 2 स्ट्रैंड है, लेकिन है कैसा, सर्कुलर। ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे ये कैसा है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स
डीएनए कैसा है बेटा? लीनियर। मेजर डिफरेंस है नीट के हिसाब से, आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। लीनियर डीएनए आपकी सेल में, आप यूकेरियोट हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। दूसरा, इस डीएनए की को देखिए, ये नेक्ड है, इसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर में आपको मेम्ब्रेन की कवरिंग दिखाई दे रही है। यानी कि इन केस ऑफ यूकेरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कवरिंग द जेनेटिक मटेरियल और द क्रोमोजोम्स, अदरवाइज यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्यों कहलाता है न्यूक्लियोइड? क्योंकि उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। डीएनए है वो नेक्ड है, नेक्ड यानी कि नग्न है। जबकि इन केस ऑफ यूकेरियोट्स न्यूक्लियस कैसा है बेटा? वेल डेवलप्ड, जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, देखिए ये रेड डॉट दिख रही होगी आपको, न्यूक्लियस के अंदर एक अन्य स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज absent in case of prokaryotic cell, तो दैट इज ऑल्सो बी हैव टू बी रिमेंबर, ये हमें याद रखना है। क्लियर है? अगली जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है, ध्यान में रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के अंदर आप देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फूड मटेरियल जो है उसको ऑयल या फैट ड्रॉप्स के रूप में, ये फैट ड्रॉप है, FAT फैट ड्रॉप्स के रूप में स्टोर किया जाता है। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर अगर अपन देखें तो स्टोरेज फूड मटेरियल के आधार पे, स्टोरेज फूड मटेरियल प्रोकैरियोट्स में क्या है बेटा? फैट ड्रॉप्स, ठीक है ना। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर अगर अपन देखें तो प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च, और एनिमल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। स्टोरेज फूड जो है उसमें भी आपको डिफरेंसेस मिलेगा। नेक्स्ट वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल दोनों में आप क्या देख रहे हैं? यहां पे प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर का प्लाज्मा दो भागों में बटा हुआ है। एक तो न्यूक्लियस के अंदर है जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस से बाहर जो है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के रूप में ही है, वो दो भागों में डिवाइडेड नहीं है। क्यों नहीं है दो भागों में डिवाइडेड? क्योंकि अंदर की ओर कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं है जिसने चेंबर बनाया हो। यहाँ पे तो एक नया चेंबर बना दिया अंदर, ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो अगर अपन देखें, ध्यान से सुनिए जो मैं बात कहने वाला हूं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये आप 10वीं तक 10th क्लास तक पढ़ करके आते हैं। डीएनए से आरएनए बनना जो होता है उस स्टेप को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। वो स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो अपने को ध्यान में रखनी है? चूंकि यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं है, न्यूक्लियस जो है ना वो उसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो दोनों स्टेप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसी साइटोप्लाज्म में होंगे। इस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। इज दिस क्लियर? लेकिन इन केस ऑफ यूकेरियोट्स डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस कहां पे होगी? न्यूक्लियस में, और फिर आरएनए यहां से बनकर के बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। किससे? आरएनए से। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये दोनों ही चीजें कहां होंगी? प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर यूकेरियोट्स की बात करें अपन तो ट्रांसक्रिप्शन तो कहां पे होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन कहां होगा बेटा? इन केस ऑफ यूकेरियोट्स दैट विल हैपन इन द साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है वो प्रोकैरियोट्स में कहां पे? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन आरएनए पर प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है वो कहां पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में। जबकि बोथ द स्टेप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और द रीजन बिहाइंड दैट,
चेंबर 2 नहीं है। तो यहीं इस पे डीएनए से क्या बना, आरएनए, और आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। ठीक है ना। और ये जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। ये घटना जो है वो क्या कहलाती है, जीन एक्सप्रेशन, यानी कि डीएनए का एक्सप्रेस होना। ये जो प्रोटीन बनते हैं अपनी सेल्स में, यही अपने बाल, नाखून, बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो यही बना रहे हैं। हम जो बने हैं वो हमारे डीएनए के कारण बने हैं। वो डीएनए एक्सप्रेस हुआ और उसने जो प्रोडक्ट बनाए उससे अपन बने हैं। तो ये जीन एक्सप्रेशन या डीएनए एक्सप्रेशन कहलाता है, 2 स्टेप में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन, अगली जो इंसिडेंट है या करेक्टरिस्टिक है वो ध्यान से फिर से सुनना है आपको। अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यहां पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो केवल किसका बना हुआ है बेटा, डीएनए का बना हुआ है। किसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में। इसके साथ अगर मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, पॉलीएमीन्स, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए के साथ क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ध्यान में रखना बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन केवल यूकैरियोट्स में मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल विल नॉट हैव द हिस्टोन प्रोटीन विद डीएनए एज ए पैकेजिंग मटेरियल। हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं, और आपके डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, वो आपको किस में मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो एक डिफरेंस ये है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, चूंकि वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी हुई थी इसलिए पहले मैंने उसको बीच में छोड़ करके ये बात आपसे डिस्कस की। मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन की, अपन डीएनए एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर क्या बन जाता है, प्रोटीन। तो कितने स्टेप हुए बेटा, 1, 2। इसका नाम क्या था, अभी बताया था, ट्रांसक्रिप्शन, और इसका नाम क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अगर अपन देखें तो ये जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होगी। डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनेगा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और एचएनआरएनए से फिर क्या बनेगा, एमआरएनए, और देन क्या बनेगा, प्रोटीन। कितने स्टेप हो गए बेटा, 1, 2, 3। ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ता है ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये है स्प्लाइसिंग, सेकेंड स्टेप, एंड देन ट्रांसलेशन। यानी कि ये जो स्प्लाइसिंग है क्या है, अभी मैं बता देता हूं आपको। ये स्प्लाइसिंग की जो घटना है वो केवल और केवल किस में मिलेगी, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो यहां पे 2 डिफरेंस कर सकते हैं अपन। एक तो क्या, प्रोकैरियोट्स में डीएनए का एक्सप्रेशन या जीन का एक्सप्रेशन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में, जबकि यूकैरियोट्स में कितने में, 3 स्टेप में। ठीक है ना। ये जो घटनाएं हैं ये कहां पे हो रही हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना। और ये कहां पे हुआ है, न्यूक्लियस में। ये पूरा का पूरा कहां पे हुआ है, साइटोप्लाज्म में, जो डिस्कस कर चुके हैं। ये स्प्लाइसिंग क्या है, तो देखिए स्प्लाइसिंग से पहले हमें पता करना होगा एचएनआरएनए क्या है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। यहां पे मैंने अभी बताया था प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो केवल और केवल डीएनए का बना हुआ, उसके साथ क्या नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा मैसेंजर आरएनए में डायरेक्टली। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए के साथ क्या जुड़े हुए हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। तो जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है उनको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन है या नहीं है। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए से क्या बन गया, आरएनए। हिस्टोन प्रोटीन तो है या नहीं है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या बन गया, आरएनए, आरएनए हिस्टोन प्रोटीन। ऐसा है या नहीं है। तो आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो वाला पार्ट है उसमें तो मैसेज हैं, उसको बोलते हैं एक्सोन, EXON, एक्सोन। और जिसमें मैसेज नहीं है वो पार्ट क्या कहलाता है, इंट्रोन।
यहाँ पे डीएनए से सीधे मैसेज वाला आरएनए बना, और यहाँ पे डीएनए से जो आरएनए बन रहा है उसके अंदर दो प्रकार के भाग हैं, मैसेज वाले और बिना मैसेज वाले। ये मैसेज वाले और ये बिना मैसेज वाले। बिना मैसेज वाले पार्ट को अपन क्या करें, इंट्रॉन, और मैसेज वाले पार्ट को क्या करें, एक्सॉन। तो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है कि ये बिना मैसेज वाले पार्ट जो है इनको काट करके अलग किया जाए, और काटने को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। इनको काट करके अलग कर देंगे तो फिर बचा हुआ जो भाग होगा वो कौन सा होगा, ये पार्ट मैसेज वाला। फिर क्या बनेगा, इसका मतलब मैसेंजर आरएनए। तो अपने अंदर जब डीएनए से एक्सप्रेशन होता है आरएनए बनने के लिए, तो पहले एचएन हेट्रोजिनस एक्सॉन और इंट्रॉन, मैसेज और बिना मैसेज वाला भाग आरएनए बनता है। यहाँ पे सीधा एमआरएनए बन जाता है। अपने पहले वो बनेगा, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, इन बिना मैसेज वाले भागों को हटाओगे तब क्या बनेगा, एमआरएनए। क्लियर है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए 3 स्टेप हो रहे हैं इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। नेक्स्ट वन, अगली जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको और ध्यान में रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, डीएनए के ऊपर डीएनए सिंथेसिस होना, सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, एक डीएनए से 2 डीएनए बनना, ये मान लीजिए। तो इस प्रोसेस को देखा जाए तो ये प्रोसेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सेल साइकिल की किसी भी स्टेज में हो सकती है, एनी स्टेज। ठीक है, मतलब क्या, ये भी मैं बता देता हूं। ये जैसे सेल है जो डिवाइड करेगी, 1 से 2 बनेंगी। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो पहले सेल डिवाइड करने की तैयारी करती है, और उस तैयारी वाली अवस्था को बोलते हैं इंटरफेज, और फिर वो डिवाइड करती है, वो फेज कहलाती है एम फेज। यानी कि एक सेल से 2 सेल बनने के लिए ये 2 फेज से सेल गुजरेगी। पहली में वो तैयारी करने का मतलब क्या, अपने मटेरियल को दुगुना करेगी, तभी तो वो दोनों में इक्वली डिवाइड कर पाएगी उनको। तो इंटरफेज जो होती है उसके 3 पद होते हैं, G1 ग्रोथ फेज फर्स्ट, S एंड G2। तो इन तीनों फेजेज में अगर यूकेरियोटिक सेल होती है तो डीएनए डबल होता है सेल में। एक डीएनए से मान लो 2 डीएनए बनेंगे, तो वो कौन सी फेज में बनेंगे, एस फेज में। यानी कि 1 से 2 डीएनए बना, यानी कि रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो कौन सी फेज में होगी, एस फेज में होगी। जबकि अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो किसी भी फेज में हो सकता है डीएनए का रेप्लिकेशन, G1, S और G2 तीनों में हो सकता है, किसी भी फेज में, एनी स्टेज। बट इन केस ऑफ यूकेरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेल साइकिल की कौन सी फेज में होगा, याद रखना आप, एस फेज में होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है उससे क्या बना, आरएनए जो एमआरएनए है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, ठीक है ना। 11th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनके लिए अपने आप में एक नया वर्ड है, सिस्ट्रोन से बना है ये, सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन का मतलब क्या होता है, डीएनए या आरएनए की वो यूनिट जो एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बना सकती है। एक प्रोटीन, जैसे कीरेटिन प्रोटीन है बाल और नाखून का, तो एक प्रोटीन को बनाने वाली यूनिट किसकी, डीएनए की या आरएनए की। डीएनए के ऊपर ऐसी कई यूनिट हैं जो क्या बनाती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन। तो एक यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, सिस्ट्रोन। इनका जो डीएनए, इसके ऊपर ऐसी यूनिट एक से ज्यादा पाई जाती हैं, अर्थात एक ही डीएनए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन बना सकता है। कारण इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की क्या उपस्थित हैं, प्रोटीन बनाने वाली यूनिट, जिनको अपन क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन। तो ऐसा डीएनए या आरएनए क्या कहलाएगा जिसपे एक से ज्यादा यूनिट्स पाई जाती हैं प्रोटीन बनाने वाली, जिनको सिस्ट्रोन कहा जाता है, क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक। बट इन केस ऑफ द यूकेरियोट्स, द वन आरएनए एमआरएनए विल फॉर्म द वन टाइप ऑफ द प्रोटीन। एक डीएनए की यूनिट से एक एमआरएनए जो बनेगा
वो mRNA के ऊपर एक ही प्रोटीन बनाने की सूचना होगी, यानी कि एक ही सिस्ट्रोन होगा। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कैसा हो गया वो? मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक। इज दिस क्लियर? तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब डिवीजन होगा तो वो टाइप ऑफ डिवीजन कहलाता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस, जिसमें सेल बीच में से धसेगी यूं और दो भागों में बढ़ जाएगी यूं। ठीक है ना? कोई स्पाइंडल फाइबर नहीं बनेगा, कोई क्रोमोजोम्स अपनी अपनी पेरिफेरी की ओर नहीं जाएंगे। तो वो जो डिवीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस और मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन विल ऑल्सो फाउंड। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ माइटोसिस और मियोसिस भी मिलेंगे। ठीक है। मियोसिस तो कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पे, किसके केस में? यूकैरियोट्स में, क्योंकि इट कैन टेक प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल। जबकि अगला अंतर भी कर लीजिए आप, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनके अंदर वन सेट ऑफ डीएनए पाया जाता है, यानी कि हैप्लॉइड होती हैं ये। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डिप्लॉइड, आपकी आँख की, कान की, नाक की, बॉडी की सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड। लेकिन जब गैमीट बनता है, स्पर्म बनता है और ओवा बनता है, तो वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो दोनों प्रकार की सेल होंगी। क्लियर है? रिप्रोडक्शन के आधार पे देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, या एसेक्सुअल भी नहीं कहेंगे अपन उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है इनके अंदर। अगर मिलेगा भी तो वो पैरासेक्सुअल साइकिल्स मिल सकती हैं, या गैमिटेंजियल, जो अपन ये कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस मिल सकता है। यूकैरियोट्स के अंदर आपको एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। स्पोर्स के द्वारा क्या? एसेक्सुअल, और गैमिट्स के द्वारा कौन सा? एसेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल। ठीक है ना? यहाँ पे आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कोई भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। बिग डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स केवल हैप्लॉइड अवस्था में मिलेंगे, यूकैरियोट्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, या पाए जाते हैं, या दोनों प्रकार की सेल्स आपको मिलेंगी किसके अंदर? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। नेक्स्ट, तो यूकैरियोटिक सेल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार की हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो चीज़ है वो देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, वैक्यूल। तो ये वैक्यूल प्लांट सेल्स में तो बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं, एनिमल सेल में छोटी होती हैं, लेकिन वैक्यूल्स की प्रेजेंट होगी किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये हो सकता है कि उनकी जगह पे क्या हो? गैस वैक्यूल, या गैस जो है स्ट्रक्चर्स जो है गैस से भरी हुई, वो आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स के अंदर सेप बना रहता है। तो अपनी जो वैक्यूल्स होती हैं यूकैरियोट्स की, वो सेप वैक्यूल्स होती हैं, जिनमें पर्टिकुलर प्रोटीन, एंजाइम्स, वाटर मिक्स अवस्था में भरे रहते हैं। वो आपको कहाँ पे नहीं मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है। यस। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है पिलाई। ये पिलाई जो है सेल वॉल के ऊपर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको कहाँ पे मिल सकती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये कहाँ नहीं मिलेंगी? यूकैरियोटिक सेल में। इन पिलाई का काम क्या होता है? जब दो बैक्टीरिया आपस में सेक्सुअल, अपन ये कह सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता इनमें, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिक्स होते हैं एक दूसरे से, तब उस समय ये पिलाई उनको एक दूसरे से चिपकाने में मदद करेंगे। इज दिस क्लियर? फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लैजिला हैं,
वो केवल एक प्रोटीन फिलामेंट के बने होते हैं, एक प्रोटीन फिलामेंट के, एक ही प्रोटीन फिलामेंट है ये, ठीक है ना। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लेजिलीन। याद रखना ये नाम, फ्लेजिलीन। यूकेरियोट्स के अंदर जैसे युगलिना का नाम सुना होगा आपने, क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा, इनके अंदर फ्लेजिला देखा गया है। और वो फ्लेजिला जो है वो 9+2 फिलामेंट का बना होता है, 9 फिलामेंट बाहर की ओर और 2 सेंटर में, और ये फिलामेंट आकर के एक फ्लेजिला बनाते हैं। और ये कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन। और यहां पे किसके हैं? फ्लेजिलिन के। एक फ्लेजिला कितने प्रोटीन फिलामेंट का बना हुआ है? एक का। यहां पे कितने? 9+2, 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल। दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अगला जो पर्टिकुलर डिफरेंस अगर अपन बात करें, राइबोसोम, जो अपन पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे 70S और 80S। अगला जो डिफरेंस है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको किस में कन्वर्ट करना? अमोनिया में। दिस कैपेसिटी विल फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। राइजोबैक्टर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। राइजोबियम का नाम सुना होगा आपने, क्लास्ट्रीडियम का नाम सुना होगा, ये बैक्टीरिया के नाम बोल रहा हूँ। एजेटोबैक्टर का नाम सुना होगा आपने। ये बैक्टीरिया किस में है? प्रोकैरियोट्स में। तो इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की योग्यता पाई जाती है, कारण इनके पास एक जीन है, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, ठीक है। यूकेरियोट्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं पाई जाती। यूकेरियोटिक सेल विल नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन। ये डिफरेंस और करेक्टर आपको ध्यान में रखना है। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है? ये जो साइटोप्लाज्म है इसका वैक्यूल के चारों ओर राउंड मूवमेंट, वो आपको यूकेरियोटिक सेल में मिलेगा, क्योंकि वैक्यूल वहीं पे है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइक्लोसिस नहीं मिलेगी। द साइक्लोसिस विल बी नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगर ये पूछे ट्रू क्रोमोजोम, तो देखिए यहाँ पे तो क्रोमोजोम ट्रू नहीं है, क्योंकि डीएनए के साथ क्या नहीं है? स्टोन प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू क्रोमोजोम नहीं होगा, एक सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। यहाँ पे ट्रू क्रोमोजोम पाए जाते हैं और उनकी संख्या 2 से लेकर के, डिप्लॉयड के अंदर अगर अपन देखें 2 से लेकर के 1268, 1600 तक पाई जा सकती है ट्रू क्रोमोजोम्स की संख्या न्यूक्लियस में। किसके केस में? यूकेरियोट्स में। नेक्स्ट एंड फाइनल वन अगर अपन डिस्कस करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अपन कौन कौन से पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को लेते हैं और यूकेरियोट्स के अंदर अपन किन किन एग्जाम्पल्स को शामिल करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अपन बैक्टीरिया, रिकेट्स, ठीक है ना, इनको भी अपन साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है ना, इनको अपन शामिल करते हैं। और अगर यूकेरियोट्स में देखें तो एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं उनको अपन शामिल करते हैं। इसमें प्रोकैरियोट्स में एक और बताया था आपको, माइकोप्लाज्मा, उसको आप शामिल कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो भी इसी में आते हैं, ठीक है ना। और जो स्पायरोकीट्स हैं और क्लेमाइडिया के जो मेंबर हैं वो भी इसमें आते हैं। एक्टिनोमाइसिट्स, क्लेमाइड, क्लेमाइडिया, स्पायरोकीट्स, ये किस में हो गए? प्रोकैरियोट्स में। और यूकेरियोट्स में फंजाई, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है ना। ये प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं, डायटम्स वगैरह, ये किस में आते हैं? यूकेरियोट्स में आते हैं। तो दिस इज द डिस्कशन विच इज़ रिलेटेड विद द प्रोसेस या करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स और उनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। एक करेक्टरिस्टिक पूछी जाती है फैगोसाइटोसिस, और उसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल के द्वारा बाहर की वस्तु को अंदर की ओर भक्षण करना, लेना अंदर। तो वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस जो है ना, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके अंदर है। आपकी तो WBC खाती हैं नहीं खाती हैं, जो
बाहर से एंटीजन बॉडी में इंटर करते हैं उनको, तो उनका भक्षण करती है या नहीं करती हैं? तो वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। ये लास्ट में इसलिए बताया है क्योंकि फैगोसाइटोसिस होना आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है इस समय। द कोविड और द वायरसेज और बैक्टीरिया इस समय बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, और आपकी बॉडी के अंदर अगर अच्छी स्थिति के अंदर एंटीबॉडी बन रही हैं तो वो एंटीबॉडी कैप्चर करेंगी किसको? एंटीजन को, और फिर आपके न्यूट्रोफिल्स यानी कि WBC के टाइप हैं वो जा करके उनका क्या कर सकती हैं? भक्षण कर सकती हैं और नष्ट कर सकती हैं। तो डेवलप योर इम्यून सिस्टम, बी हेल्दी। ओके, थैंक यू।